गाइस, मैं हूं सैम सत्यम और स्वागत है आपका मेरे चैनल सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर में। सुबह के बज रहे हैं 4:35 और तारीख है 7 मई। अब आप लोग सोच रहे हो कि इतना सुबह मैं रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिन में रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। इट्स सो हॉट हियर, सो आई कांट टर्न ऑफ माई फैन कूलर, और अगर वो ऑफ़ नहीं करूँगा तो फिर नॉइज़ आने लगता है, तो मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ। एंड फिर लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे कि यार नेक्स्ट चैप्टर कहाँ है, एकदम डिसकंटिन्यू हो गया हो, गायब हो गया हो। सो दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस नाउ। आई एम रिकॉर्डिंग फॉर यू गाइज। सो अपना प्यार दिखाना ना भूले और कमेंट्स करे, लाइक करे। पता नहीं यार मेरे वीडियोस के रीच को क्या हो गया। खैर जो भी है, तो आप लोगों के लिए करता हूँ। ये है चैप्टर 7 एपिसोड 6। डैनी रात के 2 बजे वापस आया। उसके पास अपनी चाबियों का सेट था, इसलिए रिवाना को दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नित्या उनके कमरे में सो रही थी, इसलिए रिवाना अपने सोफ़ा कम बेड पर लेटी हुई थी। जैसे ही रिवाना को दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई, वो दूसरी ओर घूम गई और सोने का नाटक करने लगी। रिवाना ने डैनी के लिए बहुत सारी जगह छोड़ रखी थी, लेकिन डैनी ने बिन बैग पर बैठने का फैसला किया। पूरी रात रिवाना एक पल के लिए भी नहीं सो पाई। सुबह तक वो एकदम परेशान हो गई थी। रिवाना ने उठते ही उन सारे नंबरों पर फ़ोन किया जो उसे अजनबी के नाम से सेव कर रखा था, लेकिन सारे के सारे नंबर आउट ऑफ सर्विस थे। पहले अजनबी से बात करना एक आनंद था, लेकिन अब क्षणवाद की ज़रूरत महसूस होने लगी थी, एक सख्त ज़रूरत। उस दिन रिवाना ऑफिस गई तो रास्ते में उसे अजनबी से वापस संपर्क बनाने का एक तरीका सूझा। अजनबी ही वो अकेला इंसान था शायद जिससे वो खुलकर बात कर सकती थी, अपनी सारी सच्चाई और गलतियां खुलकर स्वीकार कर सकती थी। रिवाना ने एक जाली डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें कुछ नकली ज्योतिषियों के नाम और जाली नंबर थे। फिर उसने उसका एक प्रिंट आउट लिया और ठीक 54 फोटोकॉपियाँ उसे एक पन्ने की ली। लोखंडवाड़ा के कृष्णा टावर्स में जहाँ वो रहती थी, कुल 55 फ्लैट्स थे। जब वो ऑफिस से वापस लौटी तो उसने एक एक फ्लैट में जाकर वहाँ रहने वाले लोगों को अपने हाथ से फ़ोटोकॉपी किया हुआ वो पर्चा दिया। उसकी मंशा ये जानने की थी कि कोई ऐसा फ्लैट तो नहीं जो बाहर से दुनिया को बंद दिखता हो, लेकिन भीतर कोई चुपचाप वहाँ रह रहा हो। ठीक वैसे ही जैसे गोरेगांव ईस्ट साईधाम अपार्टमेंट में उसके फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में कोई रहता था। उसे निराशा इस बात की थी कि पूरी बिल्डिंग में ऐसा एक भी फ्लैट नहीं था जो लॉक्ड था। हर फ्लैट में या तो परिवार थे या कोई ना कोई कपल रह रहा था। किसी परिवार या उस दूसरे इंसान के साथ अजनबी रहता तो इसकी गुंजाइश रिवाना को नज़र नहीं आई, इसलिए उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये मान लिया कि अजनबी कृष्णा टावर्स में नहीं रह रहा। इसके बावजूद ट्रिपलेट्स के साथ नाइट क्लब के बाहर हुई घटना से उसे इस बात का यकीन हो गया था कि अजनबी उस पर नज़र रखे हुए था। फिर वो रिवाना से संपर्क क्यों नहीं बना रहा? क्या उसकी वजह रिवाना को लगा जैसे कि उसके जवाब मिल गया हो? रिवाना गोरेगांव पुलिस स्टेशन पहुंची। इंस्पेक्टर कामले उसे देखकर बहुत खुश हुए। मिस बनर्जी, कैसे हैं आप? रिवाना को अच्छा लगा कि कामले को वो याद थी। ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। हमारी बेटी को यहाँ मुंबई में नौकरी मिल गई, वह बहुत राहत में हूँ। ये बहुत खुशी की बात है। रिवाना को वाकई सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ कोई ख़ास बात? हालांकि मुझे अफसोस है कि आपका पीछा करने वालों का कुछ पता नहीं चल पाया। कोई बात नहीं, मैं आपकी अपनी शिकायत वापस लेना चाहती हूँ। मतलब आप चाहते हैं कि मैं केस बंद कर दूँ? कामले को झटका लगा। जी, लेकिन क्यों? मुझे नहीं लगता कि वो इंसान मुझे फिर से परेशान करेगा, रिवाना ने कहा। उसका मकसद कुछ और था और वो ये उम्मीद कर रही थी कि कामले सही वजह ना समझ पाए।
ठीक है, जैसा आप सही समझे, लेकिन अगर फिर से कोई बात हुई तो मुझे बताना ज़रूर। रिवाना: बताऊंगी सर, बिल्कुल। सर, थैंक यू सो मच। रिवाना को कुछ कागजात साइन करने पड़े। उसके बाद वो जाने के लिए खड़ी हो गई। जैसे ही रिवाना बाहर निकले, कामले ने कहा, मैं तुमसे कुछ पर्सनल बात पर सलाह लेना चाहता हूँ। बिल्कुल, कामले ने खड़े होते हुए कहा, बाहर चलते हैं। फिर दोनों पुलिस स्टेशन के बाहर आ गए और कामले ने तब रिवाना से कहा, मान लो कि तुमने अपने लिए कोई जीवन साथी चुना है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स उसे लेकर बहुत खुश नहीं है। तो तुम्हारे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए ताकि बात ना बिगड़े और तुम्हें गुस्सा भी ना आए? एक लम्हा के लिए रिवाना को लगा कि कामले उसकी बात कर रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी का एक बॉयफ्रेंड है जिसे मैं पसंद नहीं करता, लेकिन वो कहती है कि शादी करेगी तो उसी से। मैंने सोचा कि तुम्हारी उम्र मेरी बेटी ही जितनी है, तो शायद तुम मुझे ये समझने में मदद कर सको कि आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि आपको उसका चुना हुआ फैसला उसे लेने देना चाहिए। आखिर आपकी बेटी को अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने भी है, निभाने भी है। आप तो नहीं निभाएंगे ना, इसलिए उसको अपने तरीके से जीने दीजिए। अच्छा या बुरा, उसे अपना फैसला खुद ही निभाना होगा, रिवाना ने कहा, और ये सोचने लगी कि किसी ने काश उसके पिता को भी यही चीज़ समझाई होती। थैंक यू। रिवाना पुलिस स्टेशन से निकल गई। उसने ऑटो रिक्शा लिया और उसे इस बात का पक्का यकीन था कि अजनबी उसे देख रहा था। अगर वो उसके बारे में इतना कुछ जानता था तो उसे ये भी पता चल गया होगा कि उसने अपना केस वापस ले लिया है। अगर पुलिस उसके छुपने की वजह थी तो अब वो वजह भी ख़त्म हो गई। उसे अब तो सामने आना ही चाहिए। रिवाना जानने को उत्सुक थी कि अब आगे क्या होगा। घर पहुंचकर डैनी के साथ उसका सित्युद्ध जारी रहा। रिवाना डैनी को अभी तक माफ़ नहीं कर पाई थी। हालांकि दोनों ने ट्रायल रूम वाली घटना के बारे में खुल के बात नहीं की थी, लेकिन रिवाना भूल नहीं पाई थी कि डैनी ने कैसे उस बीच में उत्तेजित और तड़पता हुआ छोड़ दिया था। रिवाना ने डैनी और नित्या के साथ घर से जाते हुए भी देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उस दिन ऑफिस आने के बजाय रिवाना दहीसर के लिए निकल गई, जहां वो 10 बच्चों को पढ़ाया करती थी। गलती से भी अभिराज के पकड़े जाने की घटना के बाद एक बार वो दहीसर गई भी थी, लेकिन वहाँ कोई बच्चा उसे नहीं मिला था। उसने आसपास भी पूछा, लेकिन कुछ नहीं पता चला। उसे फिर इस बात की तसल्ली थी कि उसने अपने हिस्से का काम कर दिया था। अपनी खुशकिस्मती, अपने गुड लक उसने बांट लिया था। बच्चों को थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ाना और लिखना आ गया था, लेकिन आज भी क्लास वाली जगह खड़े होकर इधर उधर देखने पर भी रिवाना को कुछ हासिल नहीं हुआ। शायद अजनबी ने सभी बच्चों को किसी स्कूल में भेज दिया था, जैसे कि उसकी योजना थी। रिवाना कुछ देर वहाँ रही और वहाँ आते जाते बच्चों को देखती रही। कुछ बच्चे आए भी, लेकिन उनमें से कोई भी उन 10 बच्चों में से नहीं थे जिसे रिवाना ने पढ़ाया था। वैसे धूप में इस तरह खड़े होकर बच्चों को ढूंढने में असफल होकर वो बहुत हताश हुई, लेकिन उसने इस बात की उम्मीद थी कि अजनबी उसे कहीं ना कहीं से देख रहा है। क्या अजनबी उसके दिमाग की उपज था? रिवाना ने ऑफिस के लिए एक ऑटो ले लिया। पूरे रास्ते वो आसपास देखती रही। जितनी बार भी ऑटो किसी ट्रैफिक सिग्नल से रुकता, रिवाना उतरकर आसपास की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और ऑटो में तेज नज़र से देखती हुई ये पता करने की कोशिश करती कि इनमें कहीं अजनबी तो नहीं बैठा हुआ है। तीसरे ट्रैफिक सिग्नल पर भी रिवाना ने उतर कर यही किया तो ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम आप उतर तो काई को रहता, मैं बराबर ले जाएगा ना आपको ऑफिस। शर्मिंदा होकर रिवाना वापस ऑटो में बैठ गई। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि अजनबी उसके पीछे ही है, लेकिन वो अपने उपस्थिति का एहसास क्यों नहीं करा रहा, वो भी तब जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। रिवाना अपने ऑफिस से थोड़ा पहले उतर गई। फुटपाथ पर चलते हुए वो लगातार मुड़ मुड़ कर देखती रही। उसे लगा कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। वो रुकी तो उस आदमी को
आगे जाने दिया। आदमी आगे बढ़ गया और रिवाना की ओर घूमकर देखने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की। किसी और लड़की को इस बात से राहत मिलती कि कोई अनजान आदमी उसके पीछे नहीं है, लेकिन रिवाना को तब राहत मिलती जब इस आदमी ने घूमकर उसकी ओर देखा होता। रिवाना ऑफिस पहुंच गई। उसे इस बात का इल्म था कि अजनबी को नहीं पता नहीं उसे इस बात का इल्म था कि अजनबी को नहीं ढूंढ पाने का मलाल अब धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था। अगर अजनबी को अभी भी उसमें दिलचस्पी थी तो उससे संपर्क क्यों नहीं बना रही थे? और वैसे भी उसे कैसे पता चलता कि हिया चौधरी का उससे क्या रिश्ता है? रिवाना अपने क्यूबिकल में पहुंची ही थी कि उसके टीम के एक साथी ने आकर उसे बताया कि उनकी कंपनी में कोई मनोचिकित्सक 1 घंटे की बातचीत के लिए आया है और हर रोज के तनाव से कैसे जूझे, ऑफिस में कैसे बेहतर काम करे, इन विषयों पर बात करने वाला है। रिवाना जानबूझकर उस बातचीत में नहीं गई, लेकिन लंच ब्रेक के वक्त उस मनोचिकित्सक से बात करने के लिए पहुंची। मैं आपके सेशन में नहीं आ सकी, रिवाना ने उस मनोचिकित्सक डॉक्टर विनीत घोषाल से माफ़ी मांगने के लहजे में कहा। डॉक्टर घोषाल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वो सत्र सबके लिए ज़रूरी नहीं था। शायद तुम पहले से ये जानती हो तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं। काश, रिवाना ने सोचा और कहा, मेरी एक समस्या है और मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी बातचीत से उसका समाधान मिलेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम तुमने समस्या की पहचान कर ली है और उसे स्वीकार भी कर लिया है। अगर तुम शेयर करना चाहो तो मेरा क्लिनिक में, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। डॉक्टर घोषाल ने अपनी प्लेट टेबल पर रखी, नैपकिन से अपना मुंह पोंछा और कहा, बाहर चलकर बात करते हैं। रिवाना की शख्सियत का कोई एक कमज़ोर हिस्सा देखकर डॉक्टर को लगा कि वो एक दिलचस्प केस स्टडी हो सकता है। रिवाना डॉक्टर घोषाल के साथ टहलते हुए अपने ऑफिस के शोर शराबे से थोड़ी दूर स्मोकिंग जोन पर पहुंची। बताओ, डॉक्टर घोषाल ने कहा, पिछले साल मेरी ज़िंदगी में एक इंसान आया था। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, आप कह सकते हैं दोस्त, एक स्पेशल फ्रेंड। रिवाना सोच सोच कर बोल रही थी, क्योंकि उसे भी अजनबी के साथ अपने रिश्ते को समझने के लिए सही शब्द नहीं मिल रहे थे। उसने मेरे बहुत मदद की, रिवाना ने कहा, जैसे कि एक बहुत बड़े इमोशनल सदमे से मुझे बाहर निकाला, एक इंसान के रूप में बेहतर बनने में मेरी मदद की। डॉक्टर घोषाल ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे और अब वो गायब हो गया है। रिवाना को लगा कि अजनबी के मदद करने के तरीकों के बारे में जानने में डॉक्टर को कोई दिलचस्पी नहीं होगी। डॉक्टर घोषाल ज़मीन की ओर देखते हुए रिवाना की बात ध्यान से सुन रहे थे और रिवाना के साथ साथ चल भी रहे थे। उनके माथे पर बल देखकर रिवाना को यकीन हो गया था कि वो इस बारे में गहराई से सोच रहे हैं। डॉक्टर घोषाल अचानक रुक गए। रिवाना भी रुक गई। और इन दिनों तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम उस इंसान को मिस कर रही हो? बिल्कुल। रिवाना को इस बात की खुशी थी कि डॉक्टर को बिना पूरी कहानी का ब्यौरा दिए उसकी बात समझ में आ गई थी। तुम उस इंसान को इसलिए मिस करती हो क्योंकि तुम चाहती हो कि वो तुम्हें रास्ता दिखाए या फिर तुम्हारी समस्याओं को हल कर दे, तुम्हारा तनाव कम करे। रिवाना ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा, शायद। थोड़ा रुक कर उसने कहा, नहीं, शायद नहीं। यह बात है कि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करे, मेरी समस्याओं का हल ढूंढने में मेरी मदद करे। सिंड्रेला कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर घोषाल ने कहा। जी? तुमने कहा कि उसने एक इमोशनल परेशानी से उबरने में तुम्हारी मदद की, तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाया, जिसका मतलब है कि तुमने उस पर निर्भर होने पर मजबूर किया। अब तुम एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई हो। आपने सिंड्रेला कॉम्प्लेक्स कहा। हाँ, ये नाम उस मशहूर
परिकाथा से ही लिया गया है, जहाँ लड़की को एक बाहरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो खुद को मजबूत कर सके। वहाँ भी तुम्हें खुद को मजबूत करने के लिए अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस बाहरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन चिंता मत करो। डॉक्टर घोषाल बात करते हुए आगे निकल गया और रिवाना वहीं के वहीं हैरान परेशान खड़ी रही। रिवाना को अब अजनबी के बारे में सोचकर गुस्सा आने लगा था। बहुत ही चालाकी से उसने रिवाना को अपने काबू में कर लिया था, और जब वो भावनात्मक रूप से अकेली पड़ गई थी, उसकी मदद खोज रही थी तो सामने नहीं आ रहा था और एक सातिर पर पिकड़क की तरह उस पर नज़र भी बनाए रखा हुआ था। उस शाम जब अजनबी घर पर पहुंची तो उसने पूरे फ्लैट छान मारा। रिवाना घर पर पहुंची तो उसने पूरा फ्लैट छान मारा, ये सोचकर कि कहीं इस घर में भी अजनबी ने कोई माइक्रोफोन तो नहीं छुपा रखा है। उसने एक दो दिलचट्टे भी मारे, लेकिन सब के सब जिंदा थे। साइदाम अपार्टमेंट में मिले प्लास्टिक के दिलचट्टे की तरह नहीं थे। हताश और निराश होकर जोर जोर से चिल्लाकर, तुम मुझसे चाहते क्या हो अजनबी? कोई जवाब नहीं आया। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हिया से मेरा क्या रिश्ता है, या ये भी तुम्हारा कोई गंदा मजाक है, इस उम्मीद में कि कहीं अजनबी उसकी बात सुनी हो। रिवाना जवाब के इंतजार में अपना फ़ोन देखने लगी। कोई मैसेज नहीं आया। धीरे धीरे थक कर एकदम परेशान होकर रिवाना ज़मीन पर गिर गई और